हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस टॉपिक में हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा जाता है तो उस पर कितना टॉर्क डेवलप होता है उसका कैलकुलेशन करना है, उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पर हमको टॉर्क का फार्मूला निकालना है कि टॉर्क का फार्मूला क्या आएगा। ठीक है, टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ कपल और इसे टाउ से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, इस टॉर्क का सिंबल होता है टाउ। ठीक, तो लेट वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड, यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान ली है, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर इलेक्ट्रिक डायपोल को प्लेस किया गया है, रखा गया है। ये मान लेते हैं सेंटर है इलेक्ट्रिक डायपोल का। ठीक है, सेंटर को नाम दे दिया हमने ओ। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एल होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एल होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बट नेचर कैसा है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, नेचर कैसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। आ रही इतनी बातें समझ में? ठीक है, तो दोनों जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दोनों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, और उसी फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रोटेशनल मोशन। ये जब भी कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके पीछे का रीजन टॉर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का एंगल बना लेते हैं थीटा। आप डायग्राम बनाते जाइए। ये एंगल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बीच का एंगल है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज द एंगल विच इज मिक्स बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर रहेगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा। ठीक है, अभी फिलहाल में हम इस कंडीशन में टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद थीटा की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और देखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, व्हेन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस फोर्स। ठीक है, जब भी किसी भी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कोई भी चार्ज हो, जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस रखा जाता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है हमेशा। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसमें जो फोर्स अप्लाई होगा हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, और वैल्यू होगी क्यूवी। ठीक है, ये क्यूवी कहाँ से है मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और वैसे ही निगेटिव चार्ज पे फोर्स जो अप्लाई होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट में सेम है। यहाँ पर भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, यहाँ पे भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम होती है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। तो फोर्स, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये रोटेट करेगा। रोटेट क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल कुछ ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये इसको रोटेट कर देगा। ठीक है, ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ये रोटेट करने लगेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे फोर्स लगाएंगे और ऐसे फोर्स लगाएंगे तो रोटेट करेगा। ठीक, तो यहाँ पर एक टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा, उसी को हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्यूवी कहाँ से आया, क्यूवी कैसे आया देख लेते हैं। जब भी किसी भी चार्ज को, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर यदि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालते थे, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा जाता था इस पी पॉइंट पर, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बताया गया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशो ऑफ फोर्स, द फोर्स विच इज एक्ट बिटवीन दिस टू चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक, यही हमने देखे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। यहाँ से यदि मैं इस टेस्ट चार्ज की जगह
इस टेस्ट चार्ज की जगह इस पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज रख दूं, जैसे ये वाला चार्ज रखा है मान लें प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ए अपॉन क्यू हो जाएगी, और ए फिजिकल क्या हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा। तो यहां से ये फार्मूला आ रहा है। आ रही बात समझ में? चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फोर्स की वैल्यू होगी और निगेटिव चार्ज के लिए ये होगी फोर्स की वैल्यू, ठीक है। बट क्या है, डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है। तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं लेना है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है चार्ज का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक है। दोनों फोर्स की जो वैल्यू रहेगी सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या रहने वाला है, अपोजिट रहने वाला है। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण ही ये रोटेट करेगा ऐसे, ठीक। इतना नोट कीजिए, इसके आगे हम देखेंगे इसका डेरिवेशन, इसे नोट कीजिए। Both charges plus q and minus q experience a force which have same magnitude but अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट इन नेचर। दोनों का नेचर कैसा रहेगा, एक दूसरे के अपोजिट रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो फोर्स इस डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके कारण ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा रोटेट करेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, तो इसके कारण ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो गया, क्लॉकवाइज। आ रही बात समझ में, ऐसा रोटेट करेगा, ठीक। लेकिन ये पूरा ही रोटेट नहीं करता, मतलब जैसे ये रखा हुआ है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी ऐसा पूरा रोटेट नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पर ऐसा रहेगा और इसमें जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक डायपोल, जितना भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके कारण ये इस कंडीशन में आकर स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, इसे आप नोट कीजिए। बोथ चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू एक्सपीरियंस अ फोर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, ठीक है। दोनों चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट नेचर कैसा है, अपोजिट है, ठीक है। इतनी बातें नोट कीजिए। इसके अलावा कुछ और पॉइंट, both force do not have same line of action, due to this reason torque will be produced, ठीक है। दोनों जो फोर्स है, बोथ फोर्स डू नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, इनका दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन की मीनिंग अभी देखेंगे। लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। कैसे सेम नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन सेम कैसे नहीं है, यहाँ पर फोर्स ऐसा लग रहा है, ठीक है, इस लाइन पे लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है फोर्स और यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप, लाइन ऑफ एक्शन दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन कब होगा, जब चार्ज ऐसा रखा होगा, ऐसा चार्ज रखा होगा, तो फोर्स इस साइड लगता है और इस साइड लगता है, तो सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है। अरे बस समझ में। और यहाँ पर सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, ये दोनों ये इस लाइन पर लग रहा है और ये इस लाइन पे लग रहा है, एक फोर्स इस लाइन पे, एक फोर्स इस लाइन पे। और यदि ऐसा चार्ज रखा होता तो इसी लाइन पर इफ इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगता और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो उसका सेम लाइन ऑफ एक्शन होता है, ठीक। यहाँ पे सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, इसी के कारण क्या होगा, टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो जो वैल्यू रहेगी टाउ वन हम मान लेते हैं टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू, अच्छा यहाँ पर आप A = QV लिख लीजिएगा,
F इज इक्वल टू QE, ठीक है। हम टाउ वन की बात कर रहे थे। टाउ वन क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू F1 फोर्स, इसको मान लेते F1 फोर्स, इसको मान लेते F2 फोर्स। दोनों फोर्स तो सेम ही रहेंगे, बस मैंने ऐसे नॉर्मली यहाँ पे लिख दिया है F1 F2, क्योंकि यहाँ पर हम ये मानेंगे टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू F1 फोर्स, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू F1 फोर्स, ठीक है। F1 फोर्स के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कितना होगा, टाउ वन। हमने टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू F1 फोर्स को माने हैं टाउ वन, ठीक है। टाउ वन इज इक्वल टू होगा, टॉर्क का क्या फार्मूला होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू, तो यहाँ पे F1 फोर्स की बात कर रहे हैं तो F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फार्मूला होता है टॉर्क का, ठीक। तो यहाँ पे हम टाउ वन की बात कर रहे हैं। टाउ वन इज इक्वल टू हो जाएगा, टाउ वन इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या है, QE, ठीक है। आ रही बात समझ में, F1 की वैल्यू क्या है, QE है। एंड परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के लिए हम पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है F1, इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ये पॉजिटिव चार्ज से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, मतलब ये जो सेंटर है यहां से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है इसे आप ध्यान से समझिए। ये जो सेंटर है इलेक्ट्रिक डायपोल का, इससे इस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसे हम उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक। ये जो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जब इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा रखा है, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा, तो रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा आएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा इसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी को परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में इतनी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L है। तो L की हम दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। थीटा के साथ होगा L cos थीटा, ठीक है। थीटा के साथ कौन सा कंपोनेंट होता है, cos थीटा, तो L cos थीटा यहाँ पर, और इस साइड कौन सा ब्रेक होगा, L sin थीटा, ठीक है। साइड L sin थीटा होगा। आ रही बात समझ में इतनी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू L sin थीटा, तो ये वैल्यू भी क्या होगी, L sin थीटा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, L sin थीटा, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, QE L sin थीटा, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम निकालेंगे टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू F2 फोर्स, ठीक है। अब हम F2 फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। इसे मान लेते हैं हम टाउ टू इज इक्वल टू हो जाएगा QE मतलब फोर्स F2, ठीक है, या फिर F2 लिख लो, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। टाउ टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ टू इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट आउट इस चार्ज से निकालेंगे। तो इस चार्ज से देखिए, वैसे तो परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी L sin थीटा आने वाला है, देखिए कैसे आएगा। ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे बात समझ में, या यहाँ से लाइन ड्रा करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। थीटा के साथ ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, L cos थीटा, थीटा के साथ है ना। और जो थीटा के साथ नहीं है, मतलब इस साइड वाला जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा, L sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट भी कौन सा हो जाएगा, L sin थीटा। आ रही बात समझ में, ये भी क्या हो जाएगा, L sin थीटा, ठीक है। बात क्लियर हुई। ये L sin थीटा
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है एल साइन थीटा के इक्वल है, इसी को बोला गया परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम रखेंगे एल साइन थीटा। ठीक, ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करिएगा। एल साइन थीटा कहाँ से आया ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। दूसरा तरीका भी होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने का, ठीक है, वो तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, अभी फिलहाल में आप नोट कीजिए। दूसरे तरीके से भी हम देखेंगे, टाउ 1 और टाउ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दूसरे तरीके से। ठीक, अभी डायग्राम अच्छे से आप बना लीजिए ये वाला, क्योंकि यदि हम टाउ 1 टाउ 2 की वैल्यू सेकेंड वे से निकाले, दूसरे तरीके से निकालेंगे तो डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा। मतलब ये इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसे नोट करिए जल्दी। इसके बाद मैं फिर से टाउ 1 और टाउ 2 की वैल्यू निकालूंगा विदाउट यूजिंग कंपोनेंट का यूज नहीं करेंगे हम। जल्दी से नोट करिए, आपको जो मेथड अच्छी लगेगी आपको उससे करना है। डायग्राम को नोट करिए पहले। ठीक है, मैं सेकेंड वे बता रहा हूं, सेकेंड वे आप ध्यान से समझिएगा। टाउ 1 की वैल्यू निकालेंगे हम। टाउ 1 इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। टाउ 1 इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू तो पता है क्यूवी है, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ही हमको निकालना सीखना है, कैसे निकालेंगे। तो मैं इसे रब करता हूं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, इस ट्रेंगल में यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा की, ये वाला ट्रेंगल जो बन रहा है, अब ये ट्रेंगल में यदि हम साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यही होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, इस ट्रेंगल में आप देखिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को हम मान लेते हैं, ये O है, इसको मान लो A और इसको मान लो B। इस पॉइंट को A माने, इस पॉइंट को B माने। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, AB है, AB डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू L। ठीक है, हो जाएगा L। आ रही बात समझ में। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AB इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट की जगह एल साइन थीटा रख देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। वैसे टाउ 2 की वैल्यू निकालोगे तो टाउ 2 की वैल्यू भी सेम वे से यदि निकालना है तो इस डायग्राम में देखिए कि आप, इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर या आप इस डायग्राम से निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा इस साइड है तो मैं इस साइड डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये 90 डिग्री जाएगा। तो यहाँ पर अब साइन थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम CD मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यदि हमने CD मान ली तो CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप फिर चलो निकाल के ही बता देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस ट्रेंगल में आप देखिए, इस राइट ट्रेंगल में परपेंडिकुलर क्या है, CD है, तो CD अपॉन कितना हो जाएगा, CD अपॉन L। ठीक है, हाइपोटेनियस L है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर L आ जाएगा तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, CD इज इक्वल टू L साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास QE L साइन थीटा। ठीक है, तो जो वे आपको अच्छा लगे उससे आपको करना है। इसे नोट करिए, इसे नोट करिए जल्दी से।
इसे माने हमने सेकंड इक्वेशन, ठीक है। नाउ द नेट टॉर्क की बात कर रहे हो। नेट टॉर्क विल बी, क्या होगा नेट टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू T1 प्लस टाउ1 प्लस टाउ2, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा QE L साइन थीटा प्लस QE L साइन थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है। टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 2QE L साइन थीटा, ठीक है। दोनों को प्लस कर दिया 2QE, और यहाँ पे देखिए 2QL ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो क्या हो जाएगा PE साइन थीटा, ठीक है। हमने इसकी जगह में क्या रख दिए, 2QL की जगह में हमने क्या रख दिए, P रख दिए। P इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, मतलब 2QL के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने 2QL की जगह P की वैल्यू रख दी। तो ये हमारे पास आ गया फार्मूला। यदि इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, यदि इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इसे नोट करिए यहीं पे साइड में। यदि इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म, तो यहां से हम साइन थीटा हटा देंगे, तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। साइन थीटा यहां से हट जाएगा। साइन थीटा जब हटाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, और जब कॉस थीटा रहता है तो डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं। मतलब इसको यदि मान लो ऐसा होता हमारे पास, टाउ इज इक्वल टू PE कॉस थीटा, मान लो ये होता, और हम कॉस थीटा हटाते, वेक्टर फॉर्म लिखते इसका, तो इसको इस तरीके से लिखते, ठीक है। P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट रहता है, आ रही बात समझ में। और यहाँ पर साइन थीटा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको हम इस तरीके से भी नहीं लिख सकते। यदि हमने इसको ऐसे लिखे, टाउ इज इक्वल टू वेक्टर E क्रॉस वेक्टर P, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। ये भी गलत होगा, क्यों होगा मैं भी आगे बताऊंगा, अभी आप नोट करिए। हमें हमेशा P को पहले लिखना है, E को बाद में लिखना है। जल्दी से नोट करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ये मैंने जो बताया था, टाउ को हम E क्रॉस P नहीं लिख सकते। इसके पीछे का क्या रीजन है कि जो यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ से ऐसा इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखो P यहाँ पर है, इधर P है और इधर E है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये P है, तो P से E की ओर आ रहे हैं ना, ना कि ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा रोटेशनल होता, मान लो इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले क्या आता, E आता, ठीक है, बाद में क्या आता, P आता। आ रही बात समझ में, ये P का डायरेक्शन है ना और E का डायरेक्शन है। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है ये इलेक्ट्रिक डायपोल, तब उस कंडीशन में हम E क्रॉस P लिखते, क्योंकि E पहले आएगा, P बाद में आएगा। लेकिन ये कैसा रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो पहले क्या है, P है, बाद में E है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, नोट करिए। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया है टॉर्क का। इसके बाद हम कंडीशंस देखेंगे, स्पेशल केसेस देखेंगे कि थीटा की वैल्यू किस वैल्यू पर थीटा की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, और ये देखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। स्पेशल केसेस, ठीक है। फर्स्ट केस, वेन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, वेन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 यदि थीटा की वैल्यू यदि 0 है, उस कंडीशन को हम देख रहे हैं। ये हम इसे मैं डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा और फार्मूले के थ्रू भी। फार्मूला है हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू
टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई साइन 0, थीटा की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टॉर्क क्या हो जाएगा 0। आपको ध्यान रखना है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन पर मिनिमम टॉर्क होता है, मिनिमम टॉर्क होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसको डायग्राम से समझते। डायग्राम में आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन है। यहां पर यदि टॉर्क रख दिया जाए इस डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल रख दिया जाए, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। ठीक है, अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा माइनस से प्लस। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल क्या बनेगा, क्या बनेगा, थीटा क्या रहेगा, इन दोनों के बीच 0 रहेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस केस में जो टॉर्क होता है वो मिनिमम होता है, 0 होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? सेकंड केस देखते हैं। वेन थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, 90 डिग्री पर यदि रखा मतलब थीटा की वैल्यू 90 है, तो फार्मूला अप्लाई करो, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन 90। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आएगा पी ई, टॉर्क क्या आएगा, अब मैक्सिमम आएगा। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ध्यान रखना है आपको, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक है, अब इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि मैं ऐसे रख दूं, इधर माइनस क्यू चार्ज, इधर प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस होगा। ठीक है, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 90 बन रहा है। ये वाले केस की बात कर रहे थे हम। ठीक है, और एंगल कैसे मेजर करोगे, इस डायरेक्ट ऐसे मेजर करोगे हमेशा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था। ठीक, आ रही बात समझ में? यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक, 2 केस हो गए। थर्ड केस की बात करते हैं हम। थर्ड केस, वेन थीटा इज इक्वल टू 270। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है, 270 है। तो इस केस में क्या होने वाला है, पहले 180 देख लेते हैं। वेन थीटा इज इक्वल टू 180। ठीक है, थीटा की वैल्यू यदि 180 है, तब क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर पीई साइन 180, और साइन 180 की क्या वैल्यू होती है, साइन 180 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये वाली जो कंडीशन थी इसे बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्यों कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, क्योंकि यदि इसको मैं थोड़ा सा भी मूवमेंट कर दूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम मतलब बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला। जैसे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा हटा दूं, अब ये ऐसा रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर दूं तो फिर से ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, हमेशा वो अपनी मतलब रिटेन कर जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, थोड़ा सा भी यदि स्लाइटली भी उसको डिस्टर्ब करेंगे तब भी वो अपनी पोजीशन में रिटर्न हो जाएगा। ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहाँ ये थर्ड वाला देख लेते हैं। यहाँ पर 180 का, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, सॉरी इधर इस साइड प्लस क्यू रहेगा, ये प्लस क्यू चार्ज और इधर माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रहेगा ना पी का। अब देखो पी का डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ईस्ट साइड है और पी इस साइड है। एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में, 180 बन रहा है। तो इस केसेस में हम इस केसेस में भी टॉर्क क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक, जैसे ही, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है, लेकिन ये कौन सी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल मीन्स कि जब हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो ये रोटेट कर जाएगा, पूरा रोटेट करेगा, मतलब थोड़ा सा भी यदि आप इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो ये इस स्टेट में आ जाएगा। बट हल्का भी आपने डिस्टर्ब ऐसा की तो रोटेट करके, पूरा रोटेट करके जो प्लस चार्ज है वो इस साइड आ जाएगा और माइनस चार्ज इस साइड, इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है,
ऐसा क्यों होता है? मतलब ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये चाहती है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो उसके डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ये ट्राई करती है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन उसके डायरेक्शन के साथ मैच करे, उसके दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसी कारण से यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को नोट करिए आप। यदि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज कमेंट करिएगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।